अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके भाई, हमने ना कई दिनों से वो नहीं किया ना, अरबिक सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज थोड़े से अरबिक सेंटेंसेस सीखते हैं। सही है। आप लोग अपनी वो पेन कॉपी निकालें जिसमें आप लोग लिखते हैं ना सेंटेंसेस। निकालें जब तक मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। هاي. ठीक है, निकालिए नोटबुक, चले नोट करें इसमें। आप लोग जो मैं बताऊंगी वो वाला करिएगा। مرحبا. Welcome. एक मिनट, मैंने इसको टू की स्पीड पे क्यों किया हुआ है? अच्छा, ये प्लीज बोर्ड पे नहीं लिखिएगा, ठीक है। أهلا وسهلا. How are you? बोर्ड पे अब जो लिखेगा मैं उसको वार्न नहीं करूंगी, मैं उसको रिमूव कर दूंगी। كيف حالك؟ I'm fine. أنا بخير. ये वाले सेंटेंसेस हो चुके हैं ना हमारे, इसलिए मैं आगे अभी आप लोग को नोट करने के लिए पॉज नहीं कर रही, ठीक है। And you? وأنت؟ जहां पे आप लोगों ने लिखा था ना कैफा हालुक, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। फिर मैं कह रही हूँ अना भी खैर। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैंने कहा मैं खैरियत से हूँ। अब मुझे चाहिए ना मैं भी तो आप लोग से पूछूं कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगी वह अंता, एंड यू, और आप। तो वहां पे जहाँ अना बिखैर लिखा है ना, उसके ही आगे लिख लीजिए, उसकी नेक्स्ट लाइन में वह मीन्स एंड, और अंता मीन्स यू, आप। ठीक है, वह अंता, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, और आगे लिखिए एंड यू। वहां लिख लिया जहां भी जगह मिले, आई नो मुश्किल हो रही होगी वहां जगह एडजस्ट करने में ना। जब मुझे जगह नहीं मिलती ना, मैं क्या करती हूँ कि आप लोग भी शायद यही करते होंगे, वहां स्टार बना के कहीं और पे फिर लिख लेती हूँ। ओके, सही है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, सॉरी, स्टार बना के और फिर कहीं और पे जहाँ जगह होती है वहां लिख लेती हूँ, और वहां पे भी स्टार बना देती हूँ, तो फिर मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा ये इस जगह पे था। अना बेखैर के बाद ये स्टेटमेंट आना था। ठीक है। और खैर वो आप लोग के टीचर्स ने आप लोग को बताया होगा ना तरीका। चले आगे बढ़ते हैं। A little bit tired. تعبان قليلا. ठीक है, अब वो पूछे कि तुम कैसे हो, तो उसने नहीं बोला कि अना बेखैर, उसने कहा मैं ना थोड़ा थका हुआ हूँ। अब ये आप लोग लिख लें। अरबिक लिखे ताबानू कलीलन। ताबान थका हुआ, कलील थोड़ा सा। ताबानू कलीलन। अ लिटिल बिट टायर्ड, थोड़ा थका हुआ। उर्दू में लिख लें, थोड़ा, थोड़ा सा थका हुआ। ठीक है, थोड़ा सा थका हुआ। ऑल गुड, सब सेट है ना। चल, Not bad. لا بأس. अच्छा अब नीचे लिखे ला बास, या ला बासा, जो भी ये भी बोल सकते हैं। ये हमजा के ऊपर ना साकिन का साइन होता है ना, सी जैसा जो होता है, ये वो साइन है। ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, आप लोग जैसे भी चाहे लिख ले। ला बास यानी कि हमजा पे झटका आएगा, ठीक है। ला बास, नॉट बैड। नॉट बैड को हम उर्दू में जैसे लाबास बोलेंगे, मतलब कोई बात नहीं, इस तरह से करके। ठीक है, लाबास कोई बात नहीं। इंग्लिश में नॉट बैड। सही है ना। Do you speak Arabic? ये हमने याद है ना, पीछे लिखा था स्पीक इन अरबिक का, हमने लिखा था ततकल्लम।
बिल अरबिया, ठीक है। आप लोगों में से कोई मुझे फर्क बता सकता है? जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखा था ना, जब हम कह रहे थे, किसी को ऑर्डर दे रहे थे या किसी से हम किसी को कह रहे थे, समझा रहे थे किसी को, ठीक है, कि अरबिक में बात करो, वहां पे हम उसको बता रहे थे कि तुम ये काम करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या तुम अरबिक बोलते हो, ठीक है। अब आपको दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है, वहां वाले में और यहाँ वाले में, जो हमने वहां लिखा था और यहाँ पे? एक तो हल वर्ड एंटर हो गया। हल का मतलब होता है क्या, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई फर्क उसमें और इसमें नजर आ रहा है आप लोगों को? पीछे जो सेंटेंस लिखा था ना, जब हम कह रहे थे कि स्पीक इन अरबिक, अब हम कह रहे हैं क्या तुम अरबिक बोलते हो? जी आरिफ, क्या आपने फर्क नोट किया? हम्म, मैम इसमें ता आता है शुरू में, और ये प्रेजेंट फॉर्म है स्पीक का, और वो इम्पेरेटिव फॉर्म था स्पीक का। तो फर्क क्या है, मुझे फर्क बताइए दोनों में। एक मिनट रुक जाए, मैं जरा, किसने ये बोर्ड पे लिखा है, प्लीज ना लिखे बोर्ड पे। हाँ, फर्क क्या है उसके अंदर लेकिन, मैम एक दिखने में, इसमें हाँ। हम्म। हम्म। दो ता आते हैं। उसमें भी दो ता थे, चेक करें। जो लिखा था ना उसमें भी ततकल्लम बिल अरबिया था। बाकी लोग अगर ये बात मुझे कंफर्म करें, उन्होंने क्या एक ता लिखा था? अच्छा, हैंड रेज कर दें जिस जिसने भी दो ता लिखे थे ना, जब हमने स्पीक इन अरबिक लिखा था, वो वाले लोग हैंड रेज करें, मैं ताकि चेक कर लूं। जिस जिसने दो ता लिखा था उस वक्त, ततकल्लम, और जिस जिसने एक ता लिखा था, वो अब हैंड रेज करें। अच्छा, पता है इसमें ना इट्स अलाउड, बोथ द थिंग्स आर अलाउड। आप तकल्लम भी बोल सकते हैं, ततकल्लम भी बोल सकते हैं। तो एक था लिखा था दो, इट्स ऑल राइट। लेकिन फर्क कुछ और है, ठीक है। वो भी चलें, फर्क कंसिडर कर लें, लेकिन वो बोथ आर करेक्ट, ततकल्लम। लेकिन एक और फर्क है, आप लोग अगर नोट करें उसमें और इसमें, छोटा सा फर्क है, दिख जाएगा। अच्छा, खिजर निजान आपने हैंड रेस किया है, जी अनम्यूट करें खिजर निजान। जी। क्या फर्क है? इसके अंदर शायद टेंस का डिफरेंस है। नहीं नहीं, मैं अ, कह रही हूँ जो नजर आ रहा है फर्क, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है। जो दिख रहा है हमें, जबर जेर पेश या कोई लेटर या कुछ। जी आरिफ, आपने दोबारा अनम्यूट अम, हैंड रेज किया। मैम पेश आता है इसमें। हाँ, किस पे? किस पे? जो डू यू स्पीक अरबिक में हम्म। ततकलम एन पेश पेश आता है। मीम पे ना? मीम पे। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला फर्क है, ठीक है। सब लोग नोट करें, जब हमने उस वक्त लिखा था कि तुम अरबिक में बात करो, उसके लिए था ततकल्लम, ठीक है। और अब हम बोल रहे हैं क्या तुम अरबिक में बात करते हो, डू यू स्पीक इन अरबिक, ठीक है, डू यू स्पीक अरबिक। तो यहाँ पे पेश आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों में से जो भी अरबिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, अरबिक के स्टूडेंट हैं, अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, उनको ये समझ आ गया होगा कि ये वाला जो फर्क है ना छोटा सा, या अभी नहीं आया तो आगे के स्टेजेस में आपको ये फर्क बता दिया जाएगा। तो देखिए, छोटी छोटी चीजों से ना चेंज हो जाता है। ततकल्लम मतलब यू स्पीक इन अरबिक, ठीक है। और अभी ततकम्मुल या तुम करते हो, ये वाला फर्क एक आ रहा है, ठीक है, छोटा सा फर्क है। यहाँ पे आप लोग लिख लें। क्या है सवाल, डू यू स्पीक अरबिक, ठीक है। लिखें, डू यू स्पीक अरबिक, क्या तुम अरबी बोलते हो? डू यू स्पीक अरबिक, क्या तुम अरबी बोलते हो, या क्या आप अरबी बोलते हैं? अच्छा, फिर हल ततकल्लमू, हल ततकल्लमू बिल अरबिया, लिख लीजिए। बस एक और स्टेटमेंट है इसके बाद, ठीक है। हल ततकल्लमू बिल अरबिया, डन। मुझे हैंड रेस करके बताएं जरा, जिसने लिख लिया है। लिखें, बाकी लोग भी लिख लें जल्दी से, शाबाश। चलें आगे बढ़ते हैं। هل تتكلم بالعربية؟ Yes, I speak Arabic fluently.
चलें, ये लिख लें। यस, आई स्पीक अरबिक फ्लुएंटली। जी मैं रवानी से अरबिक बोलता हूँ। जी मैं रवानी से अरबी बोलता हूँ। जी के लिए बोलता है, मैं आप लोग से पूछूं ना कि मतलब हाँ या ना में जवाब देना हो, तो हाँ के लिए नाम कहते हैं, ना के लिए ला कहते हैं। ठीक है। नाम मीन्स यस। नाम अतकल्लमु। अब ठीक है, आपके लिए यू के लिए त लग जाता है ततकल्लमु। ठीक है। मेरे लिए हो जाता है अतकल्लमु, हमजा लग गया, हमजा जबर। अतकल्लमु बिल अरबिया, बिल अरबियती बितलाक़तिन, यानी फ्लुएंटली। बितलाक़तिन, फ्लुएंटली। जिस जैसे लिख लिया हैंड रेस कर दे, बस हम यहाँ पे इसको तो स्टॉप करते हैं। यस आई स्पीक अरबिक फ्लुएंटली। नाम अतकल्लमु बिल अरबियती बितलाक़तिन। जी मैं रवानी से अरबी बोलता हूँ। लिख लिया, सबने लिख लिया? हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, जल्दी से, शाबाश। ठीक है, तो क्या क्या सेंटेंसेस हुए? पहला तो वो था कि जब बात हुई कैफा हालू का, अना बिखैर व अंता। ठीक है, यानी और आप। फिर था ताबानु कलीलन, अ लिटिल बिट टायर्ड, थोड़ा सा थका हुआ हूँ। फिर ला बासा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, फिर हल ततकल्लमु बिल अरबियती, डू यू स्पीक अरबिक? क्या तुम अरबी बोलते हो? नाम अतकल्लमु बिल अरबियती बितलाक़तिन। यस आई स्पीक अरबिक फ्लुएंटली। जी मैं रवानी से अरबी बोलता हूँ। ठीक हो गया? चले अब हम आगे बढ़ते। मैं चैट देख लूँ। कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है? वी के लिए नून लगता है, यस यू आर राइट, माशाल्लाह, दैट मीन्स कि आप अरबी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम हमने ना एक आयत एक कहानी वाली किताब स्टार्ट की थी। ठीक है, छोटी सी स्टोरी होती है, छोटी सी कहानी होती है, वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। हर आयत एक कहानी, सही है। ये तो बहुत ही छोटी सी है बल्कि। इसमें पहला हमने वो पढ़ा था ना, बिस्मिल्लाह की अहमियत, ठीक है, कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कितना जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे सलाम करना कितना जरूरी है, तो ये कोई रीड कर सकता है? थोड़ा बड़ा कर दूं ना, छोटा हो रहा होगा आप लोग की स्क्रीन पे। एनीबडी वांट्स टू रीड? सादेन आप पढ़ेगा बेटा? मैम कहाँ से पढ़ने? फकुल से। बिस्मिल्लाह। फकुल सलाम अलैकुम। रियाना कुछ बोल नहीं तो अच्छा, नहीं गई। ये बहुत छोटा नजर आ रहा होगा, ये आप पढ़िएगा, सूरे अनआम आयत 54। सूरह सूरह हम्म। नाम आयत 54। तो तो उनसे उन्हों कहो, तो उनसे उनसे कहो कहो तुम तुम पर। पर सलाम। सही हो गया, आगे बढ़े। रहियाना कुछ बोल तो नहीं गई। भूल भूल तो भूल। नहीं गई। हम्म। रेहाना के वालिदैन इसकी इसकी स्कूल से वापसी का इंतजाम कर रहे थे। जो नहीं रेहाना पहुंची, माँ ने उसके लिए दरवाजा खोला। रेहाना फौरन घर में दाखिल हुई और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तब्दील करने के बाद हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठ गई। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहाना बेटी, आज तो पड़ोसियों के मुर्ग की तरह तरह बुन गई हो। बन गई रेहाना हो ने बन गई हो। आज। हाँ ठीक है। मैं
मैम काइंडली थोड़ा सा जूम कर दें। ओके बेटा, एक मिनट मैं करती हूँ, छोटा हो रहा है। चले, सही है। आप भी अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम पिक्चर्स बड़ी करते हैं ना। ठीक है। थैंक यू। ओके। रियाना ने परेशानी की हालत में कहा, बाबा मैं कहाँ मुर्ग की मानिद हूँ। तुम जानती हो कल पड़ोसी का मुर्ग झूल कर हमारे घर आ गया। जिस तरह तुम घर आई और सलाम तक भी नहीं किया, तुम भी सलाम किए बगैर दाखिल हुई हो। रियाना ने बाप की तरफ देखा और दरवाजा की तरफ दौड़ी और इसके करीब खड़ी होकर फरियाद बुलंद की, अस्सलामु अलैकुम। सब पर सलाम। और वो खुशी से खाने की मेज पर की तरफ आकर खाना खाया शुरू किया। सही, जज़ाकल्लाह खैरा। और वो खुशी से खाने की मेज की तरफ आई और खाना खाना, ठीक है, तो एंटर हो गई घर शुरू में। किया। और जज़ाकल्लाह खैरा। और वो कह रहे हैं कि तुम मुर्ग की तरह, जैसे मुर्ग आ गया था ना, तुम उसी तरह से आ गई, ठीक है। इसने सलाम ही नहीं किया था, तो फिर दोबारा वो गई और उसने सलाम किया, ठीक है। अच्छा, अभी जरा सा रुकिएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो देखते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आप हमारे ऐप्स को जरूर इंस्टॉल करें, इससे हमारे काम करने में भी सपोर्ट होगा। तो जल्द प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें इनमें से किसी भी ऐप को। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें हमारे ऐप को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो अब्दुल बारी? हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम परेशान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ अब्दुल बारी, तुमने तैयारी की है? हाँ मैंने अपनी तकरीर को याद कर लिया, लेकिन क्या अब्दुल बारी? वो दरअसल मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट? वो भी अब्दुल बारी को? तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, फिर क्यों घबरा रहे हो? नहीं मालूम मैं इतने लोगों के सामने बोल पाऊंगा। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि मुझे भी घबराहट होती है जब मैं लोगों के सामने कुछ बोलने जाता हूँ। अच्छा हुआ हमें तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स बताना है, वो भी ग्रुप्स में। हाँ अब्दुल बारी को तो अकेले सोलो स्पीच देना है, वो भी स्कूल के तमाम बच्चों और उनके पेरेंट्स के सामने। तुम दोनों मुझे और डरा रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्पीच दूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुद पर एतमाद रखना ये बहुत अच्छी आदत है अब्दुल बारी, और मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर दोगे। लेकिन साथ ही अल्लाह से मदद तलब करो कि वो तुम्हें और कॉन्फिडेंस अता करे। अल्लाह से मदद? वो कैसे? दुआ के जरिए। दुआ के जरिए? क्या इसके लिए भी कोई दुआ है आपा? हाँ अब्दुल बारी, बहुत ही अच्छी दुआ है जो सूरह ताहा की आयतों में से है। इस दुआ को मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। वाह आपा, कुरान में है? और मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। आपा आप इस दुआ को पढ़िए, मैं भी इसे याद करूँगा। हाँ जरूर, ये सिर्फ 4 छोटी आयतों वाली दुआ है, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। हम भी याद करेंगे आपा। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़ो। रब्बिश्रह ली सदरी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यफ़क़हू क़ौली। ये तो बहुत छोटी दुआ है, मैं जल्दी इसे याद कर लूँगा। हाँ मैं भी। आपा मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को क्यों पढ़े थे? क्या उन्हें भी तकरीर देना था? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम दावती काम करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को, अल्लाह के बताए हुए दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचाते, दूसरों को हक बातें सिखाते। और जब उन्हें फ़िरऔन के दरबार में जाकर अपनी बात रखनी थी,
फिरौन को दीने हक की दावत देना था। तब जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने आसानी और कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ मांगे थे। हाँ, ये स्टोरी अम्मी ने मुझे सुनाए थे। आपा, ये फिरौन कौन था? उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, और वो अपनी बादशाहत के तकब्बुर में इस तरह गुम था कि वो अपने आप को खुदा कहता था, खुद को खुदा समझने लगा था। इतने बड़े बादशाह के सामने उसके दरबार में तकरीर देना था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या फिरौन बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाया? वो कैसे तकलीफ पहुंचाता? वो तो हमारी तरह इंसान था, बस इस दुनिया का एक इंसान जो खुद को बादशाह कहता, जबकि हकीकी बादशाह तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, जो चाहे तो तकलीफ दे या तकलीफ से बचा ले। हाँ, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे तो कोई कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाता? ये तो अंबियाओं पर आजमाइश रही कि वो तकलीफ उठाते, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र और शुक्र अदा किए। तुम्हें पता है सरफराज, इतने बड़े बादशाह और उसकी इतनी बड़ी सल्तनत की क्या हालत हुई? नहीं, क्या हुआ था? जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को मारने के लिए उनके पीछे था, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को समुंदर को चीर कर बीच में से निकाल लिए। और जब फिरौन और उसके लश्कर वहाँ गए तो अल्लाह ने दोबारा दरिया के पानी को मिला दिए। फिरौन और उसके लश्कर वही डूब गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं इस पूरे वाक़ये को अम्मी से सुनूंगा। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद के बारे में बहुत कुछ बयान किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इस सूरह को पढ़ना। जी आपा, तो क्या इस दुआ को हमें तकरीर से पहले पढ़ना चाहिए? हम इस दुआ को रोजमर्रा की जिंदगी में हर मौके पर पढ़ सकते हैं, जैसे तकरीर देने से पहले, बड़े लोग अपने इंटरव्यू से पहले, या किसी से भी बात करने जाए उससे पहले, और अगर हम कभी अपनी बात कहने में हकलाने लगे तब भी इस दुआ को पढ़े, जहाँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगेंगे। ठीक है आपा, मैं इस दुआ को याद कर लेता हूँ और कल इसे पढ़कर ही स्पीच दूंगा। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस दुआ में क्या मांगे? इस दुआ के मायने हैं, ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सके। ये जबान की गिरह खोल देना क्या है? वहलुल उक़दतम, गिरह को खोलना। गिरह मतलब गांठ। इसके मायने है कि मेरी जबान की गांठ को खोल दे ताकि हम हकलाए नहीं, जबान से साफ साफ बात निकले। अब मैं समझा, इसके तो बहुत ही अच्छे मायने हैं। ठीक है, अब जाओ अपनी अपनी तैयारी करो, स्पीच की भी अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है आपा। नवेद, सरफराज, हम कल ऑडिटोरियम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आओ अब्दुल बारी, देर हो रही है। जी आपा, मैं दरअसल टोपी ढूंढ रहा था। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब्दुल बारी की तैयारियां हो गई? जी अब्बा, मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर लिया हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अब्दुल बारी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बयान करना। हमें मालूम है अब्दुल बारी, तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर बयान करोगे इंशाअल्लाह। और मुझे आपा ने दुआ भी सिखाए, जिसे पढ़कर ही मैं तकरीर दूंगा। माशाअल्लाह। अब आपके सामने क्लास बोर्ड से अब्दुल बारी अपनी तकरीर पेश करेंगे, जिसका उन्वान है सलाम को आम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और सभी वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्शुस सलाम बैनकुम। मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ा हूँ, अब्शुस सलाम बैनकुम, जिसके मायने है सलाम को आम करो। आइए इस हदीस पर गौर करें कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसे आम करने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सलाम के मायने होते हैं सलामती के। अस्सलामु अलैकुम मतलब सलामती हो तुम पर, या यूँ कहे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालूम हुआ कि सलाम के मायने तो दुआ है। कोई किसी को सलाम करता है तो वो उसे दुआ देता है, लेकिन अफसोस कि आजकल लोगों ने इतनी बड़ी बात को बस रिवायत बना रखी है। आजकल ये एक रिवाज बनकर रह गया है। सलाम सिर्फ गरीब अमीर को, छोटे अपने से बड़ों को और नौकर अपने मालिक को ही करना रह गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बाप अपने बच्चे को या बड़े अपने छोटों को दुआ नहीं दे सकते, तो आप कहेंगे क्यों नहीं, जरूर। तो मैं पूछता हूँ कि सलाम करने में क्यों छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब?
हम दुआ दे रहे हैं, दिल खोल कर दे, ना कि जात पात ऊंच नीच देख कर दे। जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो उसने ये कहा कि सलामती हो तुम पर और रहमत। हमने इस बात का इजहार किया कि मैं तुम्हारे लिए सलामती चाहता हूँ और तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करता हूँ। अब जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जहाँ जवाब में वो भी हमें वैसे ही दुआ देते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक दूसरे को सलाम करेंगे तो एक दूसरे को दुआएं देंगे। हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़, हसद और किना ना रहेगी, बल्कि हम एक दूसरे के खैरख्वाह बन जाएंगे। अब जब ये मुआशरे में आम होगा जैसे कि इसे होना चाहिए, तो हमारे मुआशरे में शांति रहेगी, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील होगी। तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को बोले हैं। मैं आज आप सभी से कहता हूँ कि आज ही इस बात का अज़्म करें कि हम सलाम में पहल करेंगे। छोटों को, चाहे गरीब को, चाहे मालिक अपने नौकर को या अपने से नीचों को, अपने से जूनियर्स को, क्योंकि अल्लाह के दरबार में वही ऊंचा होगा जो अल्लाह की खुशनुदी तलाशेगा और अल्लाह से डरेगा और बुराइयों से रुकेगा और अच्छे अमाल करेगा, ना कि उसके माल और शोहरत, ना दुनियाई मकाम और मंजिलत की वजह से। तो आइए इस अच्छे काम में पहल करें और इससे एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अब्दुल बारी, जो कि सिर्फ 4th स्टैंडर्ड से हैं और इतनी अच्छी तरह हमें समझाए किस तरह हमें सलाम में पहल करना चाहिए और दूसरों को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि अब्दुल बारी ने इतनी कम उम्र में इतने बड़े मजमे के सामने इतनी अच्छी तरह से अपनी बात कैसे पेश की है। दोस्तों, मैं अच्छी तरह अपनी बात को आपके सामने रख पाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है, क्योंकि मैंने तकरीर से पहले मूसा अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ा था। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आप लोग भी जब कभी कहीं भी किसी के भी सामने अपनी बात रखने जाओ, कोई तकरीर देने जाओ, तो इस दुआ को जरूर पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम। जी भाई, ठीक है। इस हमें सलाम की इम्पोर्टेंस, यानी हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ना इस तरह से करते हैं, बस ऐसे बोल देते हैं एक दूसरे को, हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सब लोग बोल रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन हमें वो फीलिंग नहीं आती कि हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं अगले को। ये तो पता है जब मिलते हैं तो फिर ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप लोग कुछ मुझे बता सकते हैं, जब भी मैं किसी को अस्सलाम वालेकुम बोल रही हूँ तो एक्चुअली मैं मीन क्या कर रही हूँ? कोई वर्ड्स हैं तो वर्ड्स के कोई मीनिंग होंगे ना, ठीक है। तो मैं क्या चाह रही हूँ अगले के लिए, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है आप लोग को इस वीडियो से हुआ, या इससे पहले से पता था, या अगर अभी गौर करें तो आप लोग के जहन में कोई बात आती है मैं अगले को एक्चुअल में क्या कह रही हूँ जब मैं ये बात करती हूँ अस्सलाम वालेकुम। जी जोहेब, आप कुछ कहेंगे? आपने हैंड रेस किया, या एनीबडी एल्स? जी जोहेब। हमारे जहन में ये बात आती है कि हमें सलाम, जब जैसे हम सवाल ये पूछा, मैंने ये पूछा कि हम सलाम किसी को क्यों करते हैं, हम क्या बोल रहे होते हैं जब हम सलाम करते हैं? हम दूसरों को सलाम इसलिए करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और सलाम में पहल होती है। सलाम में पहल करना अच्छी बात है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? हम लोग ना बेसिकली अगले को दुआ दे रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ मतलब एक पीसफुल मामलात हो, ठीक है, तुम किसी परेशानी में ना हो, तुम्हारे साथ सलामती हो, पीस हो, तुम सेफ्टी में रहो, अल्लाह ताला तुम्हें अमन में रखे, तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, कोई नुकसान ना। जस्ट इमेजिन, जब मैं किसी से मिल रही हूँ तो मैं उसके लिए कितनी अच्छी दुआ, इस एक वर्ड के अंदर ही इतने सारे मीनिंग्स हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। अलैकुम तो मतलब अलई हो गया, के पर, कुम मतलब आप, ठीक है ना, आप पर। अब आपके ऊपर क्या, आपके ऊपर अस्सलाम, ये इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, इसके ना इतने सारे मीनिंग्स हैं कि आप उसके लिए ना चाह रहे हो कि उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो उसके साथ, मैं उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब मैं आप लोग को कह रही हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो भी आपके साथ अच्छा कर सकती हूँ ना वो करूँ, ताकि आप लोगों को हर परेशानी से बचा सकूं, कोई तकलीफ आप लोग के ऊपर ना आए, मैं जो भी अच्छा कर जो आप लोग का ख्याल रख सकती हूँ वो करूँ, मेरी वजह से आप लोग को नुकसान ना हो, मैं कोई
सेशन में ऐसी बात ना कह दो जिससे आप लोग हर्ट हो, जिससे किसी बच्चे की इंसल्ट हो, जिससे किसी बच्चे को लगे कि भाई ये तो दूसरों को बारियां देती है, मुझे क्यों नहीं बारी देती। तो मुझे बहुत ख्याल रखना है इन सब चीजों का। जब मैं आपको कह रही हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, तो बस ऐसे ही नहीं कि कह दिया क्योंकि सब कह रहे हैं तो मैं भी कह रही हूँ। फिर आई शुड मीन इट, वट एवर वी से वी शुड ऑलवेज मीन इट, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं बस कह के निकल जाना है। तब भी जब हम दुआ वगैरह करते हैं या कोई भी चीज ना, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, अदरवाइज क्या फायदा जब समझ ही कुछ नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो हमेशा अपने पेरेंट्स से या टीचर जिससे भी जो भी बोल रहे हो ना, चाहे इंग्लिश का वर्ड्स हो चाहे उर्दू के हो अरबिक के हो, हमेशा पूछा करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग का जिंदगी का हर जो टाइम गुजर रहा है ना, तो वो किसी ना किसी मकसद के तहत गुजरना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी ये कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको समझे, उसके पीछे रीजन समझे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं जमा हो रहे हैं किसी फुटबॉल ग्राउंड में या किसी क्रिकेट ग्राउंड में, जो भी। अब आप लोग एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और आपने सोचा वह ये जो बच्चा है ना, ये जो खालिद है या एनी नेम, हमारे दरमियान तो कोई खालिद नहीं है ना, एनी बड़ी कोई भी नेम, ये तो इसको तो आज मैं टीम में शामिल ही नहीं करूंगा। आज तो मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ये खेल ही ना सके हमारे साथ। ठीक है, तो जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो, क्या आप उसको बोलोगे अस्सलाम वालेकुम कि हाँ मैं तुम्हारा ख्याल, मैं चाहता हूँ तुम पीस में रहो, मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ जाने दे। आप ऐसे बोल ही नहीं सकते उसको। तो जब आप ये बोलोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक अच्छे जज्बात उसके लिए पैदा होंगे कि यार इसके साथ कोई कोई बुराई मैं नहीं कर सकता, कुछ बुरा होने भी नहीं दूंगा इसके साथ। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको थोड़ा सा सोचेंगे, फीलिंग के साथ बोलेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग का एटीट्यूड दूसरों के साथ चेंज होगा। हम सिर्फ उनका अच्छा चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इजाजत नहीं देते ना किसी के साथ भी बुरा चाहने की, किसी को भी तकलीफ देने की, किसी के बारे में बुरा ख्याल लाने की। ठीक है, तो इसलिए ना ये जरूरी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है हमने। किसी ने और कोई बात कहनी है, कुछ मैंने मिस कर दिया हो या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग के जहन में आ रही हो? अच्छा चले, सही है। अच्छा अब ना जी अब्दुल्ला शाह बताइए क्या कह रहे हैं। अनम्यूट करें बेटा। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? आवाज कट रही है। मेरा क्या आवाज कट कट के आ रही है? अच्छा मेरी आवाज कट के आ रही है, ऊप्स आई एम सो सॉरी। मुझे ना चैट पे लिख दिया करें जब ऐसा हुआ करे ना। अच्छा आपकी और आवाज कट कट के आ रही है। बाकी लोगों को भी कट के आ रही है, या फिर ऐसा तो नहीं अब्दुल्ला का ही नेट का इशू हो? बाकी लोगों को भी कट के आ रही है मेरी आवाज? कोई अगर चैट पे लिख सके या कुछ मुझे बता सके। नहीं? हाँ अब्दुल्ला बेटा, आपके फिर नेट का इशू होगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा आप लोग जरा। हम्म, अब्दुल्ला म्यूट कर लिएगा बेटा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो ना स्टक हो गया था थोड़ा सा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वीडियो देखेंगे, जो जैसा कि मैंने ग्रुप पे बताया था ना कि डाइजेशन, जो फूड हमारे मुंह में जाता है उसके बाद बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने सुना तो हमेशा से डाइजेस्ट डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है डाइजेशन ना, अंदर चल क्या रहा होता है हमारी बॉडी में ना। ठीक है, उसको जरा सा देखते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह।
एक बार की बात है, राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ एक सोनू नाम का लड़का रहता था। जैसे ही सोनू ने 12th पास की तो उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजा जाए। शहर आते ही अपने दोस्तों की संगत में आकर सोनू बहुत जल्द फास्ट फूड कल्चर का शिकार बन गया और कुछ ही दिनों में चाइनीज खाने के नतीजे उसको दिखने लगे। अपनी घटिया डाइजेस्टिव हेल्थ से परेशान होकर सोनू सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं गाँव में था तब मुझे कभी भी गट इश्यूज नहीं हुए, मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन या बर्निंग सेंसेशंस नहीं हुए, लेकिन पता नहीं शहर आते ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोनू को बताया कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा। एक एवरेज पर्सन एक साल में अप्रोक्सीमेटली 675 केजी खाना खा जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है लगभग 1.5 से 2 केजी फूड पर डे। अब इस फूड में से भी शरीर को एनर्जी देने के लिए फ्यूल क्या होगा और शरीर से बाहर जाने वाला वेस्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिसीजन कैसे लेता है, ये समझेंगे। और इसके अलावा एक बादाम, ठीक है ना। अच्छा, ये वीडियो ना ये इंडियन साहब हैं जिन्होंने बनाई है, तो ये ना हिंदी बोलेंगे बीच में, तो आप लोग को कुछ वर्ड्स शायद ना बॉदर करें कि ये क्या है ये ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज है ना, ठीक है। तो इस वजह से कुछ वर्ड्स आप लोग को ऐसे लगेंगे। मैंने कोशिश की थी हमारे पाकिस्तानी की कोई वीडियो मिल जाए तो हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वॉच करने में ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और हमारी, हम पाकिस्तानी थे ना इसलिए। अब लेकिन वो कुछ हिंदी के वर्ड्स आएंगे, ज़्यादा मुश्किल लगे तो मुझसे पूछ लिएगा बेशक चैट के ऊपर, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग देखते हैं। तो अब वही वाली बात है ना कि फूड अंदर जा रहा है। अब आप लोग को पता है कुछ फूड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बॉडी से बाहर निकल जाता है, कुछ फूड है जो क्या होता है कि उसका कुछ हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब पेट को क्या पता है कि किस चीज को एब्जॉर्ब करना है, क्या वेस्ट है, क्या किस तरह से, ये सारी चीजें ना इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है और एक मोमो अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो भी समझेंगे। इन शॉर्ट, टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म्स में ना घुसकर रियल लाइफ फूड साइंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करती है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि खाना मुंह में डालने से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को, कुछ कुछ चीजें जो थोड़ी मुश्किल होंगी ना मैं दोबारा प्ले करूंगी, ठीक है, ताकि हमें वो टर्म्स थोड़ी सी तो याद हो जाए ना किसी हद तक, सही है। और कुछ मिस हुआ है किसी का तो वो दोबारा से देख ले, सही। तो कुछ चीजें मैं रिपीट करूंगी इस वीडियो में। को कैसे इम्पैक्ट करती है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि खाना मुंह में डालने से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में यानी निगलने में हेल्प करता है, लेकिन सलाइवा से रिलेटेड ये 2 बातें आपको शायद ही पता होंगी। पहली तो ये कि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये आपके मुंह में जर्म्स को मारता है, दस कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही आप, ठीक है, तो कहानी स्टार्ट किधर से हो रही है कि जैसे ही हम लोग खाने के बारे में सोचते हैं या उसको स्मेल करते हैं या उसको देखते हैं
ठीक है, कुछ भी इनमें से। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते वो सलाइवा बनाना शुरू कर देते हैं, जो नहीं हम कहते यार मुंह में पानी आ रहा है ठीक है, तो वो जो हमारा जो थूक होता है, जो सलाइवा होता है ना, वो बनना शुरू हो जाता है। इनमें से कुछ भी हो, सिर्फ आप बैठ के कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मजे से बर्गर खा रहा है, और बर्गर आपके सामने थोड़ी है, ना स्मेल कर रहे हैं, ना आप लाइव उसको सामने देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर भी लेकिन ना मुंह के अंदर पानी आने लगता है ना, तो यही होता है सलाइवरी ग्लैंड्स जो उन्होंने 3 तरह के बताए ना, वो मुंह में एक्टिवेट हो जाते हैं, फौरन वो सलाइवा थूक बनने लग जाता है मुंह के अंदर। ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये बताई जब खाने के बारे में हम सोचें या देखें या सूंघे, सही है। दूसरा क्या होता है कि ये जो सलाइवा होता है ना, इसके 2 फंक्शंस मेजरली होते हैं। ठीक है, वैसे तो हर चीज बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन ये मोटी मोटी बातें कवर कर रहे होते हैं ना वीडियोस में। तो मोटी मोटी 2 बातें क्या है सलाइवा के बारे में, एक तो ये कि इसके अंदर ना एंटीबॉडीज होते हैं, कि जो जर्म्स मुंह में आएंगे ना, अब कोई खाना है और ठीक है, उसके ऊपर आके कोई मक्खी, कोई फ्लाई बैठी, या कोई भी गंदगी किसी भी तरह डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू आके जिस भी तरह से उस पे कोई गंदगी आ गई, या उस खाने में पहले से ही कोई थोड़ा सा गंदगी थी, ठीक है, तो कोई जर्म्स अंदर आपके मुंह के गए, तो वो सलाइवा के अंदर ही एंटीबॉडीज होते हैं जो उसको किल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मुंह है, माउथ है ना, इसी वजह से फिर वो क्लीन रहता है। वरना आप सोचो, हमारा माउथ तो वेट रहता है ना मुसलसल, तो कोई भी चीज वेट बहुत देर तक रहे तो वो तो सड़ने लगेगी, खराब होने लगेगी। लेकिन हमारे सलाइवा के अंदर ही एंटीबॉडीज होते हैं जो कि जर्म्स से ना फाइट करते हैं और जर्म्स को खत्म कर देते हैं मुंह के अंदर। एक तो ये सलाइवा का काम हो गया, ठीक है, तो जो भी खाना गया उसके अंदर जो है वो जर्म्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली क्या करते हैं सलाइवा, जो थोड़ा सा डाइजेशन जो होता है ना, फूड को ब्रेक डाउन करना, वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। एक तो ये भी हेल्प करते हैं सलाइवा, फूड को वेट कर देते हैं, हमें च्यू करना आसान हो जाता है और swallow करना आसान। वरना आप कोई ड्राई फूड होगा वो कैसे swallow करेंगे जब तक वो गीला नहीं होगा ना, तो उसको वेट भी कर देते हैं, इजी टू swallow कर देते हैं फूड को। ठीक है, फिर इसके अलावा ये भी एक मेजर फंक्शन होता है कि थोड़ा सा डाइजेशन जो है ना, ऑल्दो मोस्टली तो पेट के अंदर ही होगा ना डाइजेशन, लेकिन मुंह के अंदर भी थोड़ा सा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सलाइवा के अंदर ही ये एक सलाहियत होती है कि वो थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, मुंह के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और लेकिन मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन होता पेट के अंदर ही है। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सही है। लेकिन सलाइवा से रिलेटेड ये 2 बातें आपको शायद ही पता होंगी। पहली तो ये कि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये आपके मुंह में जर्म्स को मारता है, दस कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो एक अमेजिंग प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीडियो में इस पीस ऑफ फूड को बोलस बोला जाएगा। एक बार आपने फूड को चबा लिया और स्वेलो कर लिया, देन उसे बोलस बोला जाता है। बोला खाने को इसलिए करिए आपके और समय ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो एक अमेजिंग प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीडियो में इस पीस ऑफ फूड को बोलस बोला जाएगा। एक बार आपने फूड को चबा लिया और स्वेलो कर लिया, देन उसे बोलस बोला जाता है। ठीक हो गया। दो पाइप्स हमारे बिल्कुल साथ साथ जा रही होती है हमारे थ्रोट में। एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप। फूड पाइप से खाना नीचे जाएगा, विंड पाइप से फिर हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर सांस वाले उसमें चला जाए खाना तो कितना खतरनाक हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो जो स्मॉल ओपनिंग दिखाई थी ना, वो क्लोज हो जाती है। जो विंड पाइप है जो लंग्स में जा रहा होता है, ठीक है, तो हमारा जो भी हम लुकमा मुंह के अंदर लेते हैं ना, जिसको ये बोलस कह रहे हैं मेरे ख्याल से ना, ठीक है, वो क्या होता है, वो विंड पाइप क्लोज हो जाती है तो उसके अंदर नहीं जाता और फिर वो किस में जाता है, डायरेक्ट फूड पाइप में जा रहा होता है। सही है। अच्छा, हाँ, किसी का रेज हैंड था आई गेस। अच्छा, नहीं। बोलस और इस वीडियो में यूज किए गए काफी इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को याद रखने में और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को समझने में आप में से काफी लोग डिफिकल्टी फेस करते होंगे। इसके लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन है डुओलिंगो ऐप। डुओलिंगो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच,
जर्मन, स्पेनिश वगैरह वगैरह। क्या हो अगर आप भी खेल खेल में ये लैंग्वेजेस सीख सको। डुओलिंगो एक ऐसी ऐप है जो आपको एक गेम की तरह हर लैंग्वेज सिखाती है और वो भी एकदम फ्री। यहाँ तक कि डुओलिंगो पर सिर्फ आपको डेली के 10 मिनट्स ही देने हैं और अगर कभी भूल जाओ तो हर दिन रिमाइंड करवाना डुओलिंगो का काम है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 3 चीजों पर काम करना होता है। पहला स्पीकिंग, दूसरा लिसनिंग और तीसरा है रीडिंग। ये ऐप इन तीनों ही चीजों पर जोर देती है और आपको एक लैंग्वेज का अच्छा स्पीकर, लिसनर और रीडर बनाती है। इस ऐप में आपके सामने लेवल्स आती हैं और जैसे जैसे आप उन लेवल्स को क्रॉस कर लेते हो वैसे वैसे ट्रेनिंग एडवांस होती जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको एक एडिशनल लैंग्वेज आती हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज करके फ्री में डुओलिंगो को डाउनलोड करो और एक न्यू लैंग्वेज सीखने के सफर की शुरुआत करो। खैर, फूड पाइप को अच्छा, हैंड रेज किसका था? ठीक है। अभी हम वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, हम क्विज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आप लोग को बार बार बताती रहूंगी, ठीक है। क्विज वाले ग्रुप पे भी डाल देंगे ताकि आप लोग लर्न कर रहे हैं तो फिर वंस एंड फॉर ऑल, फॉर द होल लाइफ हो जाए, ठीक है। ताकि दोबारा से फिर आप लोग को बार बार ये कॉन्सेप्ट ना समझ, इंशाल्लाह एक दफ़ा बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जी अब्दुल्ला बेटा। हम्म, अब्दुल्ला आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? मिस क्या पता नहीं, आप हैंड रेस था, मुझे लगा आप कुछ पूछना चाह रहे मिस मिस हैं। मिस हमारे नेट का इशू बहुत आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ठीक है। मिस हमारे नेट बहुत इशू था, हम वहाँ पर रूम से बाहर निकले, कभी कभी अंदर आ रहे रूम से बाहर निकल, ऐसे हो रहा है, हमारा नेट का बहुत प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, म्यूट कर लीजिएगा। सही है मिस। एक मिनट रुके, अब मैं क्विज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। कहाँ क्या वो वाला, ये रहा। Albert Einstein? Answer is C. Question C, the two squares. The sum of 2, the correct answer. Question 14. What is the finished cube going to look like? Finished cube going to look like, हम्म चेक करें, बताएं, सुकून से देखें। ये ऐसा दिखेगा या ऐसा या ऐसा या ऐसा जब फिनिश हो जाएगा ना। ये फिनिश मतलब क्लोजअप कह लें, मेरे ख्याल से अभी ओपन अप हुआ हुआ है ना, तो शायद उसको क्लोज कर ले चारों साइड से, तो फिर जब वो क्यूब के फॉर्म में आएगा तो फिर वो कैसा नजर आएगा। और से देखिए, और से सुकून से देखिएगा, ठीक है, जल्दी नहीं करिएगा। एक एक पैटर्न को देखें, इसके बाद ये है, फिर ये है, ऐसा किसके अंदर हो रहा है, और से देखें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई तुक्का नहीं मारना है, प्लीज कोशिश करें ना कि दिमाग लड़ाएं। अच्छा, काफी सारे हैंड्स रेज हो गए, ओके। मोहम्मद अली आप बताइए। जो सेकंड वाला। सेकंड वन, ओके, म्यूट कर ले। जिसका आंसर सेकंड है हैंड्स डाउन कर ले, सेकंड वाले का हैंड्स डाउन कर ले, और जिसका सेकंड के अलावा कुछ है वो हैंड रेज रखें। ओके, खिजर बताइए। अच्छा, ओके, अहमद आप बताइए। अच्छा नहीं, अहमद का हैंड रेज है नहीं। ओके, हमदान बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, थर्ड वन, ओके। थर्ड जिसका आंसर है वो कर ले हैंड्स डाउन। थर्ड थर्ड जिसका है ना हैंड डाउन कर लें, और फर्स्ट और फोर्थ जिसका है वो हैंड रेज रखें।
ओके। जी जी खा लिए। अब्दुल्ला शाह और सादैन अली। सादैन बताएं आपका क्या है आंसर? अब्दुल्ला मैम का तो हैंड फोर्थ। से पहले से। फोर्थ। मैम फोर्थ। सादैन का, ओके, सादैन का फोर्थ है। ठीक है। अब्दुल्ला शाह आपका कुछ और है, आपका आपका नेट का इशू है ना, कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं आंसर। The correct answer is C. Question 15. Which word is the odd one? A. Question 15. Which word? एक मिनट, सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। मैं कह रही थी कि पिछला वाला कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्या? तो बताइएगा जो कि वो कैसे बना, अगर कोई किसी को लगता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अदरवाइज इट्स ओके, इट्स ओके, हम आगे बढ़ते Word is the odd one? A. Sadness. B. Fondness. C. Happiness. D. Hope. हैं। ऑड वन आउट कौन सा है? अबू बकर। डी मैम। कौन सा, बी या डी? अबू बकर दोबारा बताइए। डी। डी, डी, ओके, होप सही है। जिसका होप आंसर है वो हैंड्स डाउन कर लें। होप के अलावा जिसका आंसर है वो हैंड रेज रखें। जी अब्दुलरहमान बताइए। हैप्पीनेस। सी, ओके, जिसका आंसर सी है वो हैंड डाउन कर लें। जिसका आंसर ए या बी में से कुछ है वो हैंड रेज रखे, ए या बी। ओके, अहमद मोहम्मद बताइए। अच्छा, आपका नीचे हो गया। मोहम्मद आप बताइए। है मोहम्मद? ए या बी? और हमदान आप भी बताइए। मैम ए। ए। ओके। हमदान आपने ही पिछली दफा सी बताया था ना? कहाँ गए, कहाँ गए? हमदान किधर चले गए? हाँ, हमदान अनम्यूट करिएगा। आपने ही पिछली दफा सी बताया था ना, जो करेक्ट यस आंसर मैम। था। हाँ हाँ हाँ, यस मैम। माशाल्लाह। सही है। बाकी भी लोग हैं, इन्होंने उनका आंसर भी सी था, उनके मैंने हैंड्स डाउन करवा लिए थे। चले माशाल्लाह, ग्रेट। ओके, ये देखते हैं। The correct answer is sadness, since it's considered to be a negative emotion, while the rest of them are positive feelings. वाह, अमेजिंग। जबरदस्त, सही है। तो बाकी सारे जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं सही है, सैडनेस एक जो है नेगेटिव उसमें चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑफ वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट जिसे कहते हैं ना। सैडनेस है, हम लोग पता है शायद नेस 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 कर रहे होंगे बैठ के। ठीक है। तो लॉजिकली सोचना है उसको, उसकी बेसिस पे सैडनेस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है। बाकी सब में होप, हैप्पीनेस और वो पॉजिटिव इमोशंस है, ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। Question 16. Kate, Joanna, and Natalie are three sisters. If the following statements are all true, which of them is the youngest? Kate is the oldest. Natalie is not the oldest. Joanna is not the youngest. A. Joanna. B. Kate. C. Natalie. दोबारा से सुने इस सवाल को, ठीक है। Question 16. Kate, Joanna, and Natalie are three sisters. If the following statements are all true, which of them is the youngest? तीनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। अब आपने उन स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कि इनमें से यंगेस्ट सिस्टर कौन है, सबसे छोटी कौन है, ठीक है। चलिए देखें। अच्छा देखिए, एक मेरी बात सुने। हो सकता है इनमें से कुछ जो है क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले से सॉल्व किए हुए हों। कभी कभी होता है ना, हमारे भाई बहन आपस में पूछते हैं या फ्रेंड्स पूछ लेते हैं, या कोई ना कोई क्वेश्चन हमने पहले कभी किसी और गेम में प्ले किया हुआ हो। तो अगर किसी ने पहले से सॉल्व किया हुआ है तो वो एकदम से हाथ ना उठाए फिर, ठीक है, ताकि दूसरों को सोचने का मौका देना, दूसरे सोच के खुद बताएं। अगर दूसरे नहीं बता पाए सही आंसर तो आप इन दी एंड बता दें, ठीक है। Kate is the oldest. Natalie is not the oldest. Joanna is not the youngest. A.
Joanna. B. Kate. C. Natalie. अब हमें बताना है ना कि यंगेस्ट कौन है। चले चले हैंड रेस करें। शाबाश, बाकी लोग भी ट्राई करें। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जी ईजान। नैटली। नेटली, ओके। जिसका आंसर सी है नेटली, वो हैंड्स डाउन कर दे। ओके, सबका आंसर ये। D. Both Joanna and Natalie. हाँ सॉरी, मुझे नहीं पता था ऑप्शन डी भी है। हाँ, वो ट्विन सिस्टर्स भी तो हो सकती है। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने उधर उधर ही वीडियो रोक दी। अच्छा अच्छा, अब दोबारा गौर करें, दोबारा गौर करें। Not it. Option is not the youngest one. सोचे जरा, अगर सी ही है आप लोग का आंसर तो ओके, अगर किसी का डी है ऐड होने के बाद, ए बी या डी में से कुछ है, तो हैंड रेज रखे। अच्छा, इतने सारे हैंड रेज। ओके, सादेन बताएं। मैम ऑप्शन डी। डी डी, जिसका हैंड डाउन कर दे। मैंने कर दिया। हैंड डाउन कर लें बाकी लोग, जिसका आंसर डी है। अ, तो अच्छा, अहमद मोहम्मद, आपका क्या है फिर? डी। जी, हमारा डी। डी डी तो हो गया, तो हैंड डाउन कर लेना डी जिसने दे दिया है। बार बार तो डी नहीं बताएं। हमदान, आपका कुछ और है? अच्छा हमदान, आपका क्या है? मैम सी होगा। सी ही है, ठीक है, सी और डी आया ना, ओके सही है। The answer is Natalie. Question 17. Here are two statements. Some men are kings. All kings have golden crowns. And here are two conclusions. All men have golden crowns. All kings are men. Which of the following is the correct answer? A. Only conclusion 1. B. Only conclusion 2. C. Either 1 or 2. D. Neither 1 nor 2. ठीक है, some men are kings, all kings have golden, ये तो स्टेटमेंट्स हैं, सही है। अच्छा फिर अब ये कह रहे हैं कि इसमें से जो रेड का फर्स्ट वन है, ये कंक्लूजन सही निकल रहा है या सेकंड कंक्लूजन? ठीक है, 1 और 2 में से इधर 1, या फिर दोनों ही गलत हैं। अब इसको सुकून से सोचें। 2. E. Both 1 and 2. अच्छा, ये ई भी ले आते हैं। अच्छा, चले सोचे सोचे सोचे, सुकून से सोच रहे हैं हम, ठीक है। Kings. सोच लिया? दोबारा प्ले करूं जरा क्वेश्चन, ताकि उनकी बात हम सुने, ठीक है। Question 17. Here are two statements. Some men are kings. All kings have golden crowns. And here are two conclusions. All men have golden crowns. All kings are men. Which of the following is the correct answer? A. Only conclusion 1. B. Only conclusion 2. C. Either 1 or 2. D. Neither 1 nor 2. E. Both 1 and 2. जी आरिफ बताइए। मैम बी, ओनली कंक्लूजन 2। बी, जिसका आंसर बी है, हैंड डाउन कर लें। ईजान का कोई और आंसर है? अब तो अच्छा, सबने वो कर दिया, सही है, ठीक है। The correct answer is D. डी, ये किसी का भी आंसर नहीं था।
ऑल किंग, देखिए ऑल किंग्स आर मेन हम लोग जनरली तो बोल सकते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसमें से देखकर बताना है, इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बताना है, जनरली नहीं कि हमें पता है भाई किंग्स जो है वो डेफिनेटली मेन ही होते हैं, हमें जनरल नॉलेज से ये बात पता है ना। लेकिन वो कह रहे हैं इन दो स्टेटमेंट्स को देखो, इसमें जो लिखा है कि कुछ मेन जो होते हैं वो किंग्स होते हैं, लेकिन जितने भी किंग्स होते हैं सबके पास गोल्डन क्राउन्स होता है, तो इनसे तो ये नहीं निकल रहा ना कंक्लूजन कि जितने मैन हैं उन सबके पास गोल्डन, ये तो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। लेकिन ऑल किंग्स आर मैन, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन इन दो सेंटेंसेस से तो ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा ना। वो कह रहे हैं इन दो सेंटेंसेस से बताओ आपके क्या कंक्लूजन है, तो ऑल किंग्स आर मैन ये तो नहीं निकल रहा इससे, कुछ मैन होते हैं किंग्स, ये वाली बात निकल रही है, तो नीदर वन नॉर टू इज द परफेक्ट आंसर आई गेस। किसी को ऑब्जेक्शन है इस आंसर पे तो बताएं, हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है ना, तो असल में ये दो इनकी बेसिस पे बताना था, जनरल नॉलेज की बेसिस पे नहीं बताना था, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी, इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।